नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। सिविल सर्विसेज के ओल्ड पेपर्स हैं, उन सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं सिविल सर्विसेज 2011 का पेपर, जिसमें हम पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। पहला है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा कथन है, भारत के राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तीसरा है, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? जो पहला और तीसरा कथन है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन क्या बोलता है? दूसरा कथन बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति स्वमेव इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इतने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, बहुत सारे हो जाते। हाँ, आंग्ल भारतीय का प्रावधान है संविधान में कि आंग्ल भारतीयों को तो करना है मनोनीत। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 30 है उसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है उसका भी लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा इस वर्ग के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। कौन कौन से? मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनको अभी अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है? जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके सर्वांगीण विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रावधान देख लेते हैं। पहला पॉइंट है या पहला सूत्र जिसकी बात करें तो हम एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। दूसरा है इसमें विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता या सर्व शिक्षा अभियान को सुधारना। तीसरा है उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन। चौथा पॉइंट है मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। पांचवा, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। इसका जो छठा पॉइंट है, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना। सातवां है गरीबों के लिए मजदूरी तथा स्वरोजगार योजना। आठवां है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। नवा है आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवर्धित ऋण सहायता। 10वां राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। 11वां ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। 12वां अल्पसंख्यक समुदायों को मलिन बस्तियों में अल्पसंख्यक समुदायों की जो मलिन बस्तियां हैं उनमें सुधार। 13वां सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। 14वां सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। 15वां सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, तो इसका लाभ प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए, लोक चुनाव में मतदान करना। बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। या फिर डी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका आंसर है ए, लोक चुनावों में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के विषयों में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ए, भारत के राष्ट्रपति का। बी, भारत की संसद का। सी, भारत के प्रधानमंत्री का। या फिर डी, संघीय वित्त मंत्री का। इसका सही जवाब है बी, भारत की संसद का अनुमोदन द्वारा कोई
जो संचित निधि है उससे धन की निकासी की जाती है। कौन सा विधेयक लाया जाता है? इसके लिए विनियोग विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? ए. भारत की आकस्मिक निधि में, बी. लोक लेखे में, सी. भारत की संचित निधि में, या फिर डी. निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। ये सब जमा होता है भारत की संचित निधि में। इसका सी ऑप्शन सही है। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। ज्ञात है कि संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि दोनों के बारे में ही किसमें उल्लेख है? 266। राज्य की संचित निधि के लिए अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है, इस पे ध्यान देना है। तो इसमें उल्लेख किया गया है इस अनुच्छेद में 266 में भारत की संचित निधि का और प्रत्येक राज्य की संचित निधि का। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा? ए. बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। बी. सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। सी. संघीय वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है। या फिर डी. प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। इसका सही जवाब है डी। जो प्रधानमंत्री है वो अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत कर देता है या पेश कर देता है। इसकी चलो व्याख्या देख लेते हैं। जो प्रत्येक वित्त वर्ष होता है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। जो ये टर्मिनोलॉजी है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी का संविधान में प्रयोग किया गया है, न कि बजट शब्द का। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और रखवाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि सरकार का निर्माण उसी दल या दलों के गठबंधन के द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है। लोकसभा में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? पहला इसमें दिया गया है, स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा है इसका, लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से केवल बी यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। विनियोग विधेयक के द्वारा ही भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है। अतः सरकार विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वर्ष के प्रारंभ यानी कि 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान व्यय के लिए अनुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई लोकसभा तथा नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। क्योंकि बजट प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में किसी भी सरकार के समक्ष उपस्थित हो सकती है जब बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो, क्योंकि इस पर काफ़ी चर्चा चलती है। तो इसलिए लेखानुदान का प्रभाव स्थायी और अस्थायी दोनों ही सरकारों के लिए किया जाता है। जबकि कथन क्या कहता है कि केवल यह स्थायी सरकार के लिए किया जाता है, तो कथन 1 गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी सरकार के लिए भी होता है। लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों का विवरण रहता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से एक रूप से में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है। बी, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। सी, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। या फिर डी, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है सी, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। कैसे करता है उसको देखते हैं। वित्त आयोग का प्रावधान भारत के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष या उसके पहले आवश्यकता अनुसार किया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, परंतु उसका प्रमुख कार्य वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। इसलिए विकल्प 3 जो है वो सही हो गया। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय भी करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह उस पर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति क्या है? ये पहला है इसका भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना प्रारूप तैयार करती है। सी है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तीसरा कथन गलत है, पहला दूसरा सही है। चलिए आइए इसको समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 243 ये और है, इसमें महानगर योजना समिति के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, इसलिए कथन 1 सत्य है। संविधान के अंतर्गत हो गया, प्रावधानों के अंतर्गत इसका गठन। कथन 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 243 ए और 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, इसलिए अपना कथन दूसरा भी सत्य हो गया। महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजनाओं को राज्य सरकार तक भेजना है, न कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना। अतः कथन 3 क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया, गलत हो गया। तो पहला दूसरा राइट। संविधान के अनुच्छेद 243(4) के अनुसार प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष महानगर से संबंधित विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित प्रदान करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? पहला है जिला योजना समितियों के गठन करने की। दूसरा राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। तीसरा राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। सही कथन चुनना है इसमें से। 73वें संविधान संशोधन की बात कराए, जो जिला योजना समिति है वो 74 में आती है, 73 में नहीं आती है। तो पहला गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया दूसरा, तीसरा सही, सी आंसर। ये 74 में गया, 73 में नहीं, ये 74 में गया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिला योजना समितियों का गठन करने का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 क के नगर पालिकाओं से संबंधित खंड में दिया गया है। अनुच्छेद 243 ये घ में जिला योजना समिति के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कि पहला कथन इस वजह से हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार कथन दूसरा सत्य हो गया। अनुच्छेद 243 में
राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, अतः कथन 3 भी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? पहला, सरकार द्वारा चलाई जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। दूसरा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। तीसरा, सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। इसके तीनों ही कथन सही है। ये सारी सुविधाएं दी जाती विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विकलांग व्यक्ति समान अवसर संरक्षण का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, उनको व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन में वरीयता दे। तीसरा पॉइंट है इसका, सार्वजनिक भवनों, शौचालयों आदि में जो रैंप होते हैं, ढाल होती है, उसकी व्यवस्था करे ताकि वहाँ तक विकलांग व्यक्तियों की पहुँच सुनिश्चित हो सके। अतः कथन तीनों सही है। वर्तमान में आधिकारिक तौर पर विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए वो तो देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा, भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा, इसके अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव अधिकारों में आते हैं? केवल पहला और दूसरा, केवल तीसरा, या फिर तीनों अधिकार? इसमें तीनों अधिकार आते हैं सार्वभौमिक घोषणा में। देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाई गई थी, इसमें ऐसे साझा मापदंडों को अपनाया गया था जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। इसके तहत घोषित प्रमुख मानवाधिकार हम देख लेते हैं। पहला है जीवन का अधिकार। दूसरा है कानून के समक्ष समानता और कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। तीसरा है शिक्षा, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सेवाओं का अधिकार। तीसरा है भोजन का अधिकार। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा निजता का अधिकार। छठा राष्ट्रीयता का अधिकार। सातवां विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। छठा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सातवां सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। इस तरह जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की व्यापक घोषणा थी, उसमें ये सब अधिकार शामिल थे। बहुत बहुत धन्यवाद।